नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लास्ट क्लास में स्वतंत्रता से पूर्व होने वाले जो गतिविधियाँ थी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शांति निकेतन के कार्यक्रम पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट परियोजना पढ़ेंगे। गुड़गांव परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी और मिस्टर एस ब्रियन जो कि पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे, एक सरकारी प्रशासक अधिकारी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और उनका इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उत्थान हेतु ग्रामीणों के कल्याण के लिए कुछ विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जाए जिससे उनका उत्थान हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने इसकी स्थापना इसकी शुरुआत की थी। फिर सरकारी स्तर पर किया गया ये पहला प्रयास था। किसी भी सरकारी स्तर पर चलाई जाने वाली ये पहली परियोजना थी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी परियोजनाएं चली मोस्टली सब व्यक्तिगत थी। ये सरकारी स्तर पर किया गया पहला प्रयास। इसीलिए सरकार ने इसे वित्तीय सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रदान किए और कुछ ग्रामीण गाइडों की स्थापना भी नियुक्ति भी की। ग्रामीण गाइड वो होते थे जो विषय विशेषज्ञ और ग्रामीणों के बीच के एक मध्यस्थ का कार्य करते थे, जो ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते थे और विषय विशेषज्ञों से उनका समाधान लेकर उन तक पहुँचाते थे, यानी कि दोनों के बीच के मध्यस्थ का कार्य करते थे। ग्रामीण गाइडों को सरकार वेतन सुविधा प्रदान करती थी ताकि वो अपने कार्य से जीना चुनाएं और उनको भी थोड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और वो आराम से अपना कार्य संपन्न कर सके। फिर ग्राम गाइड जो थे वो गांव-गांव जाते थे और लोगों से संपर्क करते थे, व्यक्तियों से संपर्क करते थे और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं और समस्याएं होती थी उन्हें पूछते थे और फिर विषय विशेषज्ञों से संपर्क किया जाता था और विषय विशेषज्ञों से उन समस्याओं का समाधान हल ढूंढा जाता था और फिर दोनों दिन का संपर्क ग्रामीणों और विषय विशेषज्ञों का संपर्क स्थापित कराया जाता था ताकि वो दोनों आपस में बातचीत करके एक दूसरे से का कार्य संपन्न कर सके। गुड़गांव परियोजना जो थी उसको स्थापित करने के जो उद्देश्य थे वो हमें मुख्य रूप से था कि उन्नत वैज्ञानिक तरीकों से उन्नत खाद बीज आदि का प्रयोग करके खेती करना, खेती के जो उन्नत तौर तरीके हैं उनके आधार पर उत्पादन में वृद्धि लाना। फिर नेक्स्ट स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देना। उस समय लोगों को अपनी साफ सफाई और स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। लोग रोज नहाते भी नहीं थे, अपना घर भी स्वच्छ नहीं रखते थे, कपड़े भी रोज़ धोकर साफ नहीं पहनते थे, जिसके कारण मौसमी बीमारियां काफ़ी फैलती थी और उन बीमारियों की वजह से बच्चों का महिलाओं का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका था और लोग काफ़ी मौसमी बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु भी काफ़ी हो रही थी। इसीलिए इस परियोजना में यह उद्देश्य निर्धारित किया गया कि लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया जाए। फिर नेक्स्ट था कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना। ग्रामीण उत्थान के लिए विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे वो उनका लाभ उठाकर और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। फिर नेक्स्ट उद्देश्य था कि ग्रामीण जो होते हैं वो जनरली दिखावे के चक्कर में या अंधविश्वास रूढ़िगत परंपराओं के कारण से ग्रसित होने के कारण बहुत फिजूल खर्च करते हैं कई चीज़ों पर, जैसे मृत्यु भोज हुआ, शादी विवाह पर हुआ, मुंडन कार्यक्रम हुए आदि। इन सब के पीछे उनका काफ़ी धन जो है व्यर्थ खर्च होता है, फिजूल खर्ची बहुत होती है। तो इन फिजूल खर्चियों को रोकने के लिए उनको जागृत किया गया, उनको शिक्षित किया गया ताकि वो इन परंपराओं अंधविश्वासों के चक्कर में पढ़कर या दिखावे के चक्कर में पढ़कर अपना फिजूल खर्च करते थे। गुड़गांव परियोजना की जो हम मुख्य गतिविधियों की यदि हम बात करें तो मुख्य गतिविधियों में फर्स्ट हमने बात करी है, फर्स्ट आता है उन्नत तरीकों से खेती करने को बढ़ावा देना। फिर पशुधन को बढ़ावा देना, पशुधन जो है उन्नत तरीके से उनका पालन पोषण करना और उनका रख रखाव करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पशु हों और उनसे दूध आदि सामग्री ज़्यादा उत्पादित हो ताकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ईजिली की जा सके, उन्हें इसके लिए किसी और पर निर्भर न रहना हो। साफ सफाई स्वच्छता पर जोर देना ताकि मौसमी बीमारियां ज़्यादा न फैलें और इसके लिए लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना और इसी शिक्षित में जागरूक करने के लिए उस समय सर्वप्रथम प्रसार शिक्षण सामग्रियों का भी प्रयोग किया गया। प्रसार शिक्षण सामग्रियाँ कौन सी? प्रोजेक्टर, फिल्म, स्लाइड्स, जो माइक्रोफोन्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते
लोक नाटक, लोक नृत्य आदि, इनके द्वारा लोगों तक को शिक्षित करना और उन्हें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, इन सब चीज़ों के कारण लोग उनकी तरफ इन कार्यक्रमों की तरफ आकर्षित होते, उनको सुनते, समझते, देखते, जिससे उन तक जो समस्याएं, जो बातें हैं जानकारी अपनी आसानी से पहुंचा पाते। एक समूह में एक साथ कई व्यक्तियों तक उनकी जो बातें हैं, उनके कार्यक्रम हैं, वो पहुँचते और लोग उस तरफ आकर्षित भी होते थे। जनरली लोगों को इन चीज़ों से आकर्षण भी होता है, जो आसानी से वो एकत्रित हो जाते हैं और फिर उनकी बातें सुनना प्रारंभ कर देते हैं। इसके प्रसार शिक्षण सामग्रियों का भी प्रयोग सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में इसी परियोजना में किया गया। फिर महिला शिक्षा पर जोर देना, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय जो महिलाएं थी, बालिकाएँ थी, उनकी बड़ी बहनियाँ थी और शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, जिसके कारण परिवार में रूढ़िगत परंपराएं, अंधविश्वास और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी और लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता चला जा रहा था। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी समझा गया, उनको शिक्षा प्रदान की गई। लेकिन महिलाओं के पास समय नहीं होता था, दिन भर घर के कार्यों में इनमें व्यस्त रहने के वो रहना करती थी, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो उनके लिए रात्रि पाठशालाओं का की सुविधा प्रदान की गई। रात्रि में पाठशालाएँ चलाई जाती थी, जिससे वहाँ महिलाएं अपने फ्री समय में आकर और शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इसी दौर में प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया गया ताकि लोग किसी भी उम्र में शिक्षा ग्रहण कर सकें, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, वयस्कावस्था में हो या वृद्धावस्था में, वो अपने को शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सकें। फिर प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े पढ़ाई के लिए, क्योंकि दूर जाने की वजह से, दूर ज़्यादा स्कूल होने की वजह से जो है वो बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाते थे, स्कूल नहीं भेजा करते थे, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे, अच्छे प्रचलित नहीं थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो होते थे वो बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजा करते थे। तो प्राथमिक विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाने लगी, ज़्यादा संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं ताकि बच्चों को बहुत दूर दूर तक ना जाना पड़े। फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, ऐसे कुछ प्रशिक्षण प्रदान किए गए कार्यों के जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देते थे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ऐसे कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योगों या कुछ और कार्यों का प्रशिक्षण भी उन्हें प्रदान किया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बने, वह अपने किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को क्या बनना देखना पड़े, घर में खाली समय में छोटे छोटे कार्य करके वो अपना आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। ये मुख्य गतिविधियाँ जो थी वो गुड़गांव परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई। फिर नेक्स्ट आता है कि गुड़गांव परियोजना की सफलता कितनी रही और उपलब्धियाँ क्या हासिल करी। तो जनरली अगर कहा जाए तो गुड़गांव परियोजना को काफ़ी सफलताएँ प्राप्त हुई प्रारंभ में। क्यों? क्योंकि यह सर्वप्रथम सरकारी प्रयासों से चलाई गई परियोजना थी। इसका जो मॉनिटर कर रहे थे, इसका जो संचालन कर रहे थे, वो भी एक सरकारी अफसर थे, जिनके देखरेख में ही ये सब कार्य किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इसे काफ़ी सफलताएँ मिली। मिस्टर ब्रेन सरकारी अफसर होने के कारण उन्होंने कई सारे सरकारी विभागों, राजनेताओं, बड़े बड़े व्यक्तियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, जिससे इस परियोजना को वित्तीय समस्याओं का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और दूसरी चीज़, सरकारी होने के कारण लोगों का भी विश्वास इसे काफ़ी प्राप्त हुआ। लोग काफ़ी इसमें रुचि दिखाने लगे, विश्वास करने लगे और उन्हें यह भी महसूस होने लगा कि किसी भी कार्यक्रम के संचालन, उसकी सफलता के लिए सरकारी सहायताएँ होना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ की ज़रूरत उन्हें महसूस होने लगी। फिर नेक्स्ट आता है कि त्रुटियाँ क्या रही इस परियोजना की, जिसके कारण यह परियोजना काफ़ी ज़्यादा असफल हो गई। तो सबसे बड़ी त्रुटि ये रही कि जो सरकारी परियोजना होने के कारण भी यह इसलिए असफल रही क्योंकि इसमें सरकारी अफसर जो थे उनका व्यक्तिगत रुझान था। जब तक उनका व्यक्तिगत रुझान था, उनका ध्यान था, तब तक ये परियोजना बहुत फलीभूत हुई। लेकिन जब मिस्टर ब्रेयर की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात किसी भी व्यक्ति ने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर स्थापित की गई परियोजना थी। तो दूसरे किसी और अफसर ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यह बाद में असफल हो गई।
उनको कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया और ऐसे ही कार्य पर नियुक्त कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अपने कार्य में कुशलता हासिल नहीं कर पाए थे। अपने कार्य में कुशल न होने के कारण वो ना तो ग्रामीणों की समस्याओं को अच्छे से समझ पाते थे और ना ही विषय विशेषज्ञों की बातों को वो ग्रामीणों तक बहुत अच्छे से समझा पाते थे या पहुँचा पाते थे, जिसकी वजह से दोनों के मध्य काफ़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न रहती थी। और दूसरी चीज़, ग्रामीण गाइड जो थे वो एक सरकारी अधिकारी या सरकारी मुलाजिम थे, जिन्हें वेतन भी सरकार द्वारा प्राप्त होता था। तो कहीं न कहीं वो एक मानसिकता ये थी कि जितना वेतन उन्हें मिलता था उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही कार्य करते थे, वो अपना व्यक्तिगत रुचि इंटरेस्ट से कोई कार्य नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था या इन कार्यक्रमों में वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डल होती चली गई परियोजना। फिर सेवा भावना का अभाव था ग्राम गाइडों में। कार्यक्रम जो थे, कार्यक्रमों का जो नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन जो था, उनमें ग्रामीणों को पूर्णतः निष्क्रिय या नज़रअंदाज किया गया था, जिसकी वजह से ग्रामीण भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाए थे, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के संचालन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की सफलता के लिए लोकल व्यक्तियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रियाएँ जो है बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन इस परियोजना में उनका ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया इन सब प्रक्रियाओं में, जिसकी वजह से उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया इन परियोजना को। फिर अगर हम बात करें तो ग्रामीणों की जो जिज्ञासाएँ थी वो भी ज़्यादा शांत नहीं हो पाई। हमने कहा ग्राम गाइड जो थे वो प्रशिक्षित नहीं थे, अप्रशिक्षित थे, जिसकी वजह से वो ग्रामीणों की समस्याओं को, उनकी बातों को, उनके लैंग्वेज को ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते थे ग्रामीणों को, जिससे वह उनकी जो जिज्ञासाएँ होती थी वो ज़्यादा शांत नहीं हो पाती थी। तो वो अनसेटिस्फाइड होने की वजह से फिर ज़्यादा इन कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होना उन्होंने छोड़ दिया। ये मुख्य रीज़न रहे जिसके कारण गुड़गांव परियोजना जो थी वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि गुड़गांव परियोजना जो थी वह एक सरकारी परियोजना होने के कारण, एक सरकारी अफसर के द्वारा चलाए जाने के कारण काफ़ी हद तक सक्सेस हुई और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने में को मिले। लोगों को काफ़ी उनके व्यवहार में, उनकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आए, उनके आर्थिक स्तर में भी काफ़ी परिवर्तन आया। लोगों ने काफ़ी चीज़ों में रुचि दिखाई और उनका कार्यक्रम का लाभ उठाया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गुड़गांव परियोजना के द्वारा लोगों के जीवन स्तर के, आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में काफ़ी सहायता हमें प्राप्त हुई उस साल। चलिए नेक्स्ट परियोजना हमारी फिरका विकास परियोजना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।